नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीटी रीवा पे। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है ईपीएफ का। ईपीएफ का मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि। और कर्मचारी भविष्य निधि का जो प्रोविज़न है सरकार ने एक निश्चित उद्देश्य के तहत किया है, जिसमें कर्मचारियों को फ्यूचर में कोई अगर आवश्यक राशि की ज़रूरत हो या रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा उनको मिल सके। तो इसमें प्रोविज़न ये है कि जो सरकारी जो कर्मचारी है, कर्मचारी के बेसिक का 12% उसमें से ईपीएफ अकाउंट में उनके जमा होता है और एम्प्लॉयर भी उसमें 12% और ऐड करता है, तो ताकि उनको हेल्प मिल सके फ्यूचर में। तो ये एक प्रोविज़न बनाया गया था जिसके तहत उनको बेनिफिट मिले। पर अगर आप रिसेंटली देखें, जब से कोरोना वायरस ने इंडिया को इम्पैक्ट किया या कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडिया में आया है, तो ईपीएफओ को कम से कम 10 लाख से ऊपर रिक्वेस्ट आ चुकी हैं विड्रॉल की। ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से कर्मचारी बुरी तरह से इम्पैक्टेड हुआ है इस महामारी से। सो ईपीएफओ की माने तो 10,000 से ऊपर रिक्वेस्ट पे उन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट अप्रूव करी हैं और उसमें कम से कम उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किए हैं एम्प्लॉइयों को। आगे अगर माने पिछले 30 से 40 दिनों में अगर ये घटनाक्रम हुआ और आगे और माने तो अगले 30-40 दिनों तक ये इम्पैक्ट और कंटिन्यू रहेगा और करीब करीब इस नंबर के डबल होने की संभावना है। ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार ये नंबर 6,000 से 6,500 करोड़ तक विड्रॉल जा सकता है और करीब 20 से 25 लाख लोग ये विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर गवर्नमेंट की आप सुने तो गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पहले इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने कर्मचारियों के लिए दी है कि कर्मचारी इस दौरान अपना ईपीएफ निकाल सकते हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका जो टोटल सेविंग है आप उसको 75% निकाल सकते हैं या आपका जो बेसिक अलाउंसेस है उसका वो आपका 3 मंथ्स का निकल सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में जो भी लोएस्ट अमाउंट बनेगा वो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेविंग 100 रुपये का है और तो आपका 75% 75 हो गया और अगर आपका बेसिक और अलाउंसेस 3 मंथ का सपोज करिए 60 रुपये बनता है या 65 रुपये बनता है, तो आपका क्योंकि कम अमाउंट 60 और 65 रुपये वो आपको विड्रॉल के रूप में मिलेगा। अब आपका 75% नहीं मिलेगा, लेसर अमाउंट पे अप्लीकेबिलिटी बनती है। तो ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आई है गवर्नमेंट के थ्रू जिसको आप अवेल कर सकते हैं अगर एट प्रेजेंट आपको कैश क्रंच है या आपकी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं है और आप ईपीएफ यूटिलाइज करना चाहते हैं। बट जब आप ऑनलाइन ईपीएफ का रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो मैंने देखा कई सारे लोग कई तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वो रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं हो रही। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद करता हूँ कि आपको क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन। सो सबसे पहला जो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एकदम करेक्ट डालें और वो वही डालें जो आपके अकाउंट ईपीएफ अकाउंट से लिंक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट में आपका ईपीएफ अकाउंट से कौन सा आपका बैंक अकाउंट लिंक है? तो आप अपने ई सेवा पोर्टल पे जाइए, वहाँ आप अपने यूएएन नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप मैनेज टैब के अंदर केवाईसी डिटेल के अंदर जाके चेक करिए कि आपका कौन सा अकाउंट, कौन सा आईएफएससी कोड वहाँ पे लिंक है और आप ताकि उसी को अपडेट कर सकें। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी विड्रॉल प्रोसेस करने के पहले आप अपने केवाईसी को पूरी तरह अपडेट कर लें। केवाईसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आपको आधार नंबर लिंक होना चाहिए। आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट से, आपका पैन नंबर अपडेटेड होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड अपडेटेड होना चाहिए, आपका जो पूरा डिटेल है केवाईसी का वो एकदम वेरीफाइड होना चाहिए। और जब आप अपना केवाईसी अपडेट कर देते हैं तो ये आपका वेरिफिकेशन कुछ हद तक आपके एम्प्लॉयर को भी जाता है, तो आपके एम्प्लॉयर को भी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, उसको भी अप्रूव करना पड़ता है।
अगर ये एम्प्लॉयर के इन पे भी अटका हुआ है तो आपको दिक्कत होगी, आपको मुश्किल होगी अपना ईपीएफ विड्रॉल प्रोसेस करने में। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप इंश्योर कर लें कि आपका केवाईसी अपडेटेड है और केवाईसी आपके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव्ड है। तीसरा पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ। जनरली डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा मिसमैच होता है एज पर गवर्नमेंट लॉ। जो अभी बात करें तो 1 साल का मिसमैच इधर उधर एडजस्ट किया जा सकता है, बट रिसेंट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया आप प्लस माइनस आप 3 ईयर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको विड्रॉल में इतना इशू नहीं होगा, आप ये आसानी से कर पाएंगे। जो अगला पॉइंट ये है कि आपको जो विड्रॉल में बहुत की ध्यान रखना है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपका विड्रॉल का रीजन क्या है। अगर आप इस रीजन को गलत सेलेक्ट करते हैं, आपका रीजन ऐसा होता है जो अप्लीकेबिलिटी के अंदर नहीं आता, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस आए। तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट रीजन जाके सेलेक्ट करें कि आपका करेक्ट रीजन क्या है। ये बहुत कुछ हेल्प करेगा आपको। अदरवाइज जब भी ये आपके फील्ड इंस्पेक्टर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, वो रीजन के बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पासबुक या चेक की कॉपी, कैंसिल चेक की कॉपी स्कैन करके वहाँ अपलोड करनी है और इस स्कैन में इंश्योर करना है कि आपकी जो चेक बुक की कॉपी हो या पासबुक की कॉपी हो, उसमें आपका नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एफएससी कोड, ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल हो। ऐसा ना हो आपने ब्लरी पिक्चर अपलोड कर दी है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब भी आपके चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप अपने अमाउंट को विड्रॉल के लिए प्रोसेस करें और इसके बाद आपके चांसेस हाई रहेंगे कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो जाएगा। नाउ आते हैं अगले पॉइंट पे, जो है गवर्नमेंट ने कंपनियों को किस तरह का बेनिफिट दिया। तो गवर्नमेंट ने कंपनियों को ये बोला है कि अप्रैल जो आपका मार्च का डिपॉजिट था ईपीएफ और एसआईसी का, वो आप डिले करके आप हमें पे कर दीजिए मई में, और अगर जो अप्रैल का है वो आप पे कर दीजिए जून में। सो उससे क्या हुआ है, उससे कम से कम 25,000 करोड़ का जो कैश इनफ्लो आना था ईपीएफओ को, वो पोस्टपोन हो गया है अगले 2 महीने के लिए, 1 से 2 महीने के लिए। तो इतना ज़्यादा लिक्विडिटी जो मार्केट में आप कह सकते हैं कि होल्ड करने को मार्केट को मिल गई है, कंपनियों को मिल गई है, जो कि एक तरह से इकोनॉमी को थोड़ा सा हेल्प करेगी। जो कंपनियां हैं, जो आपका पूंजीपतिज हैं या बिजनेसमैन्स हैं, उनको हेल्प करेगी अपने कैश को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। बट अगर ईपीएफओ की तरफ देखें कि ईपीएफओ को इन सब घटनाओं से किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है, तो पहला लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, जिसमें काफ़ी सारा लिक्विडिटी रिक्वेस्ट आया है, कैश रिक्वेस्ट आया है, जो इन्होंने अपने ईपीएफ अकाउंट और कर्मचारियों को इन्होंने डिसबर्स किया है। दूसरा, जो इनका इनकम था, जो रिसिप्ट था, वो भी थोड़ा डिले हुआ है। अब क्या करता है ईपीएफओ, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको आगे इन्वेस्ट करता है। जैसे आप ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, या मेरे हिसाब से 15% के अराउंड ये इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं और रेस्ट 85% अदर उसमें इन्वेस्ट करके ये इनकम जनरेट करते हैं, जिससे ये इंटरेस्ट पे करते हैं ईपीएफ अकाउंट्स पे और अदर एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। तो ये जो 25,000 करोड़ का इसमें इम्पैक्ट और कैश फ्लो में इम्पैक्ट आया है ईपीएफओ को, वो आगे हो सकता है इंटरेस्ट रेट को भी इम्पैक्ट करे। जो इंटरेस्ट रेट आपको नेक्स्ट ईयर या इस साल में मिलने वाला है या नेक्स्ट ईयर में अनाउंस होने वाला है, वो सब में इम्पैक्ट हो सकता है। तो काफ़ी सारे इम्पैक्ट है कोरोना की वजह से, पर ओवरऑल जो स्टेप लिए गए हैं, जो समझ आ रहा है, वो काफ़ी बैलेंस है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई और व्यू हैं या आपके कोई और सवाल हैं या आप कहीं और अटक रहे हैं, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए हुए कमेंट्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।